बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। क्लास 1 से लेकर के 5वीं और 6ठी से लेकर के 8वीं तक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। क्लास 6 से 8वीं तक में कुल 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं क्लास 1 से लेकर के 5वीं में कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, खबर सामने आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम जानकारी दे रहे थे और न्यूज 18 पर यह भी बताया गया था कि 15 नवंबर को ही रिजल्ट जारी होगा। हमारी खबर पर मुहर लगी है और बता दें आपको कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 यानी पीआरटी के साथ साथ 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनकी नजर वेबसाइट पर बनी हुई है, जिसकी वजह से वेबसाइट पर दबाव बढ़ने के बाद वेबसाइट क्रैश कर गया और रिजल्ट अभी अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि 1 to 5 में कुल 16,989 जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से माफ कीजिएगा, 1 to 5 में 21,911 अभ्यर्थी पास किए हैं, जबकि जो 6 to 8 है उसमें 16,989 पास किए हैं। जुलाई में इम्तिहान लिया गया था, जिसके बाद लगातार रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और 6 to 8 में कुल 6 विषय हैं, जिसमें गणित और विज्ञान में 5560 अभ्यर्थी सफलता हासिल किए हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान में 3789। इसी प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी अच्छे मार्क्स से अभ्यर्थियों ने इस तरह से पास किया है। और 1 to 5 में अगर बात करेंगे, सामान्य जो जनरल विषय है उसमें एक तरह से कहा जाए तो 18,641 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। हालांकि इस बार बीपीएससी जो है पोस्टिंग नहीं कर रहा है, यानी जिले का आवंटन बीपीएससी नहीं कर रहा है। इस बार शिक्षा विभाग को सीधा बीपीएससी रिजल्ट शीट भेजने वाला है, जिसके बाद बीपीएससी के रिजल्ट शीट के आधार पर शिक्षा विभाग जो है जिले को आवंटित करेगा। उसके बाद जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद नए स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होगी। लक्ष्मी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। खबर सिवान से। सिवान में संदिग्ध स्थिति में अब तक 2 व्यक्तियों की मौत की खबर है। वहीं 4 लोग बीमार हैं, जिसमें 2 लोगों की आंखों की रोशनी कम हो गई है। परिवार वाले जो हैं वो शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। बीमार लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वाला दारू पिए थे। फिर वही कहानी, संदिग्ध स्थिति में मौत। कुछ बीमार हुए, कुछ लोगों की आंख की रोशनी कम हुई और बीमार व्यक्ति ने कहा ये सब शराब पीने से हुआ। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नवीगंज। क्या पिए थे आप? सादा वाला दारू पिए थे। तस्वीरें सिवान की हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की चर्चा गर्म है। लकड़ी नवीगंज प्रखंड के नवीगंज में शुक्रवार दोपहर तक संदिग्ध स्थिति में अमरजीत यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 लोग बीमार हैं, जिसमें से 2 लोगों की आंख से कम भी दिखाई दे रहा है। परिवार वाले और पीड़ित शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कंप्लेंट लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल स्टफ चेक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आए जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब दी है। बीमार लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। डीएम एसपी की ओर से जांच टीम का गठन कर दिया गया है और गांव में छापेमारी की जा रही है। तो वही मामले की जांच की जा रही है कि अगर शराब का सेवन किए हैं तो ये शराब आया कहां से। छापेमारी के साथ साथ टीम द्वारा कई लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें, पिछले महीने ही सिवान के भगवानपुर प्रखंड और लकड़ी नवीगंज में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल है, पिछली घटना से क्यों नहीं ली सबक? क्या अलर्ट मोड में नहीं था प्रशासन? लोगों के पास कैसे पहुंच रही शराब? आखिर कब तक होती रहेगी शराब से मौत? न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सिवान में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग बीमार हैं। इसके बाद फिर से बिहार में शराब को लेकर के सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर शराब माफिया को शह देने का आरोप लगाया। शराबबंदी पर आरजेडी के हमले के बाद एनडीए की ओर से भी पलटवार किया गया है। बात को कर रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी जी, लगातार बार बार कह रहे हैं
और जहां भी छापा पड़ता है, जहां भी पकड़ाता है लोग, तो जनता दल के लोग, सत्ताधारी दल के लोग, क्या शराब की बड़ी खेपे पकड़ी जाती है, अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस शराबबंदी सत्ता का एक पैरेलल इकोनॉमी है और इस पैसे से सरकार चुनाव और उपचुनाव में खेल करती है पैसे का। तो मैं शुरू से ही बातों को जोड़ दे करके, हमारे नेता भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, अब तो उच्च न्यायालय का आया है, ये बात तो सरकार के कानों को तो जानी चाहिए। तेजस्वी यादव जब सत्ता में होते हैं तो उनको शराबबंदी का प्रभाव और असर नहीं दिखता है। सत्ता से बाहर होते ही राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को शराबबंदी में बुराई दिखने लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगी और उनके साथ रहने वाले लोग शराब में और शराब माफियाओं का सहयोग देने में अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन कभी उस पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। आरजेडी का मतलब ही है वो पार्टी जो माफियाओं को प्रश्रय देती है, चाहे वो शराब माफिया हो या खनन माफिया हो या दूसरे अपराधी छवि के लोग हों। भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, और अभी झारखंड में जिस व्यक्ति के लिए पूरा लालू परिवार एड़ी चोटी किए हुए है, वो व्यक्ति कौन है? कौन है सुभाष यादव? राष्ट्रीय जनता दल का मतलब माफियाओं की पार्टी। पटना के आसरा गृह में 3 बच्चियों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। बच्चियों की मौत की जांच रिपोर्ट सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आसरा गृह में बेहद ही घटिया खाना बच्चियों को दिया जा रहा था। खाने के मसाले में जहरीले पदार्थ की मिलावट के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। पटना के पटेल नगर आसरा गृह में 3 बच्चियों की मौत के बाद हर कोई हैरान है। लड़कियों की मौत के बाद सरकारी महकमे एक्शन में है। अब आसरा गृह में बच्चियों की मौत मामले में जांच रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में खाने के सामान में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि आसरा गृह में परोसे जाने वाला भोजन बेहद ही घटिया खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा था। हल्दी में केमिकल वाला धीमा जहर बच्चियों को दिया जा रहा था। रिपोर्ट की माने तो धनिया और हल्दी पाउडर में जहरीले पदार्थ मिले हैं। हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट और अप्राकृतिक रंग मिला हुआ था, जबकि धनिया पाउडर की क्वालिटी भी बेहद खराब थी। इसी मसाले को खाकर बच्चियां पहले बीमार पड़ी और मौत के मुंह में समा गई। मसाले में जहरीला पदार्थ मिलने के बाद सामान की सप्लाई करने वाले मेसर्स श्री दीपू एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी। जैसे जो हल्दी थी वो खाने के योग्य नहीं थी। जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं थी। तो जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग के। घटिया खाना खाने के बाद आसरा गृह की 13 बच्चियां बीमार पड़ी थीं, जिनमें से 3 बच्चियों की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। बड़ा सवाल है कि आसरा गृह में मौत का मसाला सप्लाई कैसे हो रहा था। विभाग और अधिकारियों को इस बात का पता कैसे नहीं लगा। जो एजेंसी मसाला सप्लाई कर रही थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आखिर 3 बच्चियों को मौत के मुंह में धकेलने का जिम्मेदार कौन है। जांच में ये भी पता लगा है कि आसरा गृह में गंदगी पसरी हुई है, शौचालय भी ठीक से साफ नहीं है। आसरा में घुटन जैसा माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।